नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयल। आज हम बात करेंगे देवभूमि में हो रहे शिक्षा के बंटाधार की। वैसे तो प्रदेश की सरकार हिमाचल को शिक्षा का हब बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन इन कोशिशों को मानो आज कोई मतलब इनका नहीं बचा है। जी हां, सच यही है, चाहे लाख इनकार कर लिया जाए, क्योंकि ये वो सच है जिसने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के शिक्षा तंत्र के खोखलेपन की पोल खोलकर रखती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए गए असेसमेंट सर्वे की रिपोर्ट में प्रदेश का भविष्य एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ है। हालात है कि आधे से ज्यादा बच्चे अपनी मातृभाषा हिंदी को ही समझ पाने में नाकाम हैं। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में तो 70% से ज्यादा बच्चों को सी ग्रेड मिला है। अब आप ही बताइए कि क्या इन हालात में हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल का भविष्य उज्जवल है? हरगिज नहीं। लिहाजा सरकार से सवाल पूछना आज हमारी मजबूरी है कि प्रदेश की गिरती शिक्षा व्यवस्था पर सरकार से सीधा सा सवाल यही कि देवभूमि में शिक्षा के बंटाधार के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक सरकार हिमाचल के भविष्य को अंधकार में यूं ही बर्बाद होते देखती रहेगी? बिग बुलेटिन में आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार यह दावा करते नहीं थकती कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है। सरकार के सभी दावों की पोल सर्व शिक्षा अभियान की असेसमेंट सर्वे रिपोर्ट ने खोल कर रख दी है। रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों के पहले से 8वीं कक्षा तक के 4,92,837 छात्रों का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट में आधे से ज्यादा छात्र फिसड्डी साबित हुए हैं। पहली कक्षा में 50% बच्चे हिंदी के साधारण वाक्य तो दूर वर्णमाला के अक्षर तक नहीं पढ़ पाए। जो हमारे बच्चों का लर्निंग लेवल है उसमें उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई जितनी हमें उम्मीद थी। इसमें बहुत से कारण हैं, खासकर जब से ये नो डिटेंशन पॉलिसी आई थी उसकी वजह से भी, जो टीचर्स हमें बताते उसकी वजह से भी जो लर्निंग लेवल पे में डिक्लाइन आया है। 56 पन्नों की रिपोर्ट का एक एक शब्द अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषयों में 70% से ज्यादा बच्चे सी ग्रेड श्रेणी में हैं। 39% छात्र चित्रों को सही से नहीं पहचान पाए। 8वीं कक्षा के बच्चों को अभी तक सही से जमा घटाना, गुणा भाग करना नहीं आता। हिमाचल प्रदेश में पहले से ही नो डिटेंशन पॉलिसी के बावजूद भी हम लोग पिछले वर्ष भी हमने 5वीं और 8वीं का जो एग्जाम था बोर्ड के थ्रू असेसमेंट कराया था। हालांकि उसमें कोई हम फेल नहीं कर सकते क्योंकि आरटी एक्ट हमें अलाउ नहीं करता। रिपोर्ट ने प्रदेश में शिक्षा के सच को उजागर करते हुए सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। इस असेसमेंट सर्वे ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की पोल खोलकर रख दी है। अधिकारी कारण बहुत सारे गिना रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किस पर होनी है और कब होनी है इसका जिक्र नहीं होता। कैमरा पर्सन धीरज शर्मा के साथ रणवीर सिंह, ईटीवी न्यूज। और इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देवभूमि में ऐसा क्यों हो रहा है, देवभूमि का भविष्य आखिर अंधकार में क्यों है और शिक्षा का जो बंटाधार हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर शशि भूषण, संपादक ईटीवी हिमाचल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर घनश्याम चंद, राज्य परियोजना निदेशक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय शर्मा, सहायक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, हमारे साथ पैनल में मौजूद है। गणेश दत्त जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी, आईएन मेहता, प्रवक्ता कांग्रेस, और वीरेंद्र कुमार, शिक्षक हैं जिन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला हुआ है। सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं सबसे पहले, और अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो शिक्षा का हाल बुरा है, हिमाचल में जिस तरीके से शिक्षा का बंटाधार हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे डॉक्टर शशि भूषण जी, क्या मानते हैं ये जो रिपोर्ट अब हम सब ने देखी, इसके आधार पर क्या कहेंगे कि क्या हाल है प्रदेश में और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए शारदा, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में शिक्षा का विस्तार हुआ है, लेकिन कितना हुआ है और किस तरह का हुआ है, मसला ये है। दरअसल ठीक है, आपने 10,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोल दिए, लेकिन क्या उनमें उन सब में अध्यापक हैं?
943 स्कूल तो प्रदेश में ऐसे हैं प्राइमरी स्कूल जिनमें मात्र एक शिक्षक है, 5 कक्षाओं के लिए एक शिक्षक है। अकेले शिमला जिला जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, और ज्यादातर मुख्यमंत्री कांग्रेस के तो रहे शिमला जिले से हैं या सिरमौर जिले से हैं, तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है। हालांकि आज हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, फिर भी अगर यह स्थिति है, 34,000 कमरे हैं, क्लासरूम्स हैं प्राइमरी के बच्चों के लिए, उसमें से 15,500 16,000 तो बिल्कुल जर्जर हालत में है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये चीजें हैं, इन पर गौर करना होगा। इसीलिए हमने सब मिलकर आज ये बात शुरू की है, रखी है। अब जनता सब जानती है, देखेंगे क्या चर्चा होती है। जी शानदार। बिल्कुल, आयन मेहता जी आपके पास आएंगे क्योंकि तमाम सवाल अब होने हैं और उन पर आपसे जवाब भी लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट आया है उसके बाद तो वाकई ये परेशानी की बात कहेंगे और इस पर विचार करने की भी यहाँ पर जरूरत है। क्या इस बारे में एक्शन लिया जा रहा है, क्या इस बारे में सोच विचार किया जा रहा है? देखिए शारदा जी, हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है पिछले 4 वर्षों से, राजा वीरभद्र सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री के अगुवाई में इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। जगह जगह पर डिग्री कॉलेज खोल दिए गए हैं, लोगों की डिमांड पर +2 खोले गए हैं, प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बिल्कुल भिन्न है, जहां 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर में बच्चों को जाना पड़ता है, पगडंडी के रास्ते जाना पड़ता है, वहां प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आपको मालूम है, जो स्पेशल टास्क फोर्स, तो कैसे उनसे उम्मीद करेंगे कि प्रदेश का और देश का भविष्य वो उज्जवल कर पाएंगे? जी मैं आपको मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं वो या एसटी कैटेगरी है, हमारी एससी कैटेगरी है, या माइग्रेटेड लेबरर्स की, वो जो वहां पर आते हैं, क्योंकि स्पेशल जो राइट टू एजुकेशन जो आपका 2010 से यूपीए सरकार के वक्त लागू हुआ है, उसमें आप किसी भी बच्चे को कभी भी एडमिशन से डिनाई नहीं कर सकते हैं। जहां तक लर्निंग लेवल की बात है, जो ये जिस माध्यम के आप आज बात कर रहे हैं कि भी ये अभी सर्वे हुआ है, 3 से 8% जो है लर्निंग लेवल बढ़ा है। अगर आप पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को ले, तो आज शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल पूरे देश में अव्वल चल रहा है। जी चलिए, आपने सराहना की और अच्छी बात है, इस बात की तारीफ भी करनी चाहिए कि अपने प्रदेश की और नई योजनाएं भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। बिल्कुल, पहली कक्षा से 5वीं उस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। गणेश दत्त जी, आपसे अब योजना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे सामने रिपोर्ट है और जिस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, ये पक्ष जी एनसीईआरटी ने भी, गणेश दत्त जी, सर्वे अब जिस तरीके से इस बात को पेश किया जा रहा है, क्या वाकई जरूरत नहीं है कि इस विषय पर गंभीर हो और प्रदेश में जिस तरीके से शिक्षा अधिकार में जा रही है उस पर विचार किया जाए? लीजिए गणेश दत्त जी की। जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये रिपोर्ट आई है, ये चिंताजनक भी है, आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि जहां हम शिक्षा की बात कर रहे हैं वहां पर हम निरंतर उसमें गिरावट आ रही है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले ये जो शिक्षा का जो गिरावट आई है उसमें यूपीए की सरकार, जिसने 10 साल पुराना शासन किया देश में, उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की जिसमें बच्चों को ग्रेडिंग का सिस्टम दिया और उसमें बच्चे की जो योग्यता थी और उसका जो मेरिट थी उसको इग्नोर करके कपिल सिब्बल जी ने एक ऐसी नीति लाई जिसके कारण न अध्यापक बच्चों को पढ़ा पाए और न बच्चे ही शिक्षा को ग्रहण कर पाए। ये सारा दोष जो है यूपीए सरकार की शिक्षा नीति का रहा है। जहां तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शिक्षा का राजनीतिकरण कर दिया है। यहाँ पर अध्यापक राजनीतिक आधार पर लगते हैं, अध्यापकों की ट्रांसफर राजनीतिक आधार पर होती है। यहाँ पर अधिकतर स्कूल खाली पड़े हैं, बच्चों को ये पता नहीं कि आज गुरुजी आएंगे भी कि नहीं आएंगे, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है और बच्चों को स्कूल में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज अधिकतर स्कूलों में अध्यापक नहीं है। ये सरकार के आंकड़े भी बताते हैं और हम सब लोग भी आए दिन इस बात से 2-4 होते हैं। हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय, एनडीए की सरकार के समय
और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का अधिकतर स्थानों पर राजनीतिकरण करके केवल अध्यापकों की ट्रांसफर तक सीमित करके इस शिक्षा नीति को रख दिया है, जिसके कारण ये रिजल्ट्स इस तरह के आ रहे हैं। और जो आपका जो सर्वे है वास्तव में बिल्कुल सही है, और जिसने भी ये सर्वे किया है वो वास्तविकता के आधार पर है, और ये हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता की बात है। और हम तो कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर जाना शिक्षा है, लेकिन यहाँ तो जो उजाले से अंधेरे की ओर जाने की हिमाचल प्रदेश की शिक्षा का एक स्वरूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये वास्तव में बड़ी चिंता की बात है, और सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। और मुख्यमंत्री कई बार तो कह देते हैं कि जहां एक बच्चा भी होगा तो मैं वहां भी स्कूल खोल दूंगा। कई बार कहते हैं कि अगर टीचर नहीं है तो कोई बात नहीं, वहां पर चपड़ासी भी जो है बच्चों की देखभाल कर लेंगे। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में चल नहीं सकती है, और जिस प्रकार से ये व्यवस्था चल रही है, अध्यापक नहीं होते हैं। बिल्कुल घनश्याम चंद जी, आपसे जानना चाहेंगे परेशानी फिलहाल क्या नजर आ रही है, क्योंकि हमारा सवाल है घनश्याम जी, साथी जो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, एचआरडी मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी जी को बदला गया तो क्यों बदला गया? जब इनकी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोली गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रदेश में शिक्षा में हिमाचल प्रदेश केरल के बाद नंबर 2 पर आया था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन आज वो 76वें स्थान पर है। इनको ये चिंता करनी चाहिए। नहीं होगा। चलिए घनश्याम चंद जी, आपके पास आ रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, जिम्मेदार माना जाए इस रिजल्ट के लिए। जी शारदा जी, आप शारदा जी काइंडली मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, बीच में वक्ता ना बोले जी। मैं लेट अस पुट द पिक्चर इन पर्सपेक्टिव। एक्चुअली देखो ऐसा नहीं है जिस तरीके से, पहले तो मुझे इस आपके जो टाइटल है इसी पे थोड़ा आपत्ति है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश उन 6 राज्यों में से एक है जहां पे सारे बच्चों का असेसमेंट होता है। पहले तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, और इस जो असेसमेंट बच्चों का होता है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल को एक प्राइज से भी नवाजा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम हर बच्चे का ज्ञान स्तर जांच रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जबकि आरटी के तहत जो एक मैंडेट है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बच्चों का असेसमेंट किया जाना चाहिए। वहां क्या है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब क्लासरूम में ही बच्चों को देखा जाए। सो सरकार ने वहां तक हम सीमित नहीं रहे, हम उससे भी आगे गए कि वर्ष के अंत में, पूरे एकेडमिक वर्ष के अंत में आखिर बच्चे ने सीखा क्या, उसको एक होलिस्टिक तरीके से जांचा जा रहा है। सो नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे जो एनसीईआरटी के द्वारा नैस एक होता है, जो आपको पता होगा, जो 4th साइकिल अभी 14-15 में जो हुआ था, उसके अगर आप परिणाम देखें तो हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां नेशनल एवरेज से सभी सब्जेक्ट में बच्चे ऊपर पाए गए हैं। सो ये कोई हमको इतनी बड़ी चिंता की भी बात नहीं है कि अगर हम ये कहें कि 70% बच्चे सी ग्रेड में आ गए। पहले तो ये बात ही बड़ा अटपटा सा है कि हम बच्चों को आलू प्याज की तरह नहीं आंक सकते। बच्चों का लर्निंग कहाँ है, एक्चुअली उनको ग्रेडिंग करना ठीक है, पर उनको देखना ये चीज है कि बच्चों की लर्निंग क्या लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से उनको क्लास एप्रोप्रिएट किया जाना है। तो इसको ये असेसमेंट के माध्यम से सरकार ने पूरा इसको होलिस्टिकली समझा है। घनश्याम जी, आपकी बात से क्या ये माना जाए कि ये जो सर्वे है या इस सर्वे का जो आधार है वही एक तरीके से गलत है? क्योंकि आपने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये असेसमेंट सर्वे हुआ है, इसका जिस तरीके से आपने कमियां गिनवाई या जिस तरीके से आपने गलतियां गिनवाई, क्या ये माना जाए कि 70% जिन बच्चों को सी ग्रेड मिला है या जिन लोगों को मातृभाषा का ज्ञान नहीं है, जिन बच्चों को, वो किसी तरह की परेशानी की वजह नहीं है? नहीं, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, इन असेसमेंट का क्या मतलब होता है। असेसमेंट के बेसिस पे सरकार ये निर्धारित करती है कि क्या स्कीम चलाई जानी चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए क्लासेस के भीतर, ताकि बच्चों का लर्निंग लगातार बढ़े। तो इसके लिए इन्हीं सर्वों के आधार पर हम बड़ी एक ठोस नीति प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसमें हमने पाया गया कि बुनियादी जो शिक्षा का बुनियादी जो स्किल्स है, जैसे अर्ली लिटरेसी या न्यूमरेसी, उसको कैसे पहले अच्छे से बच्चों के अंदर कंसोलिडेट करें। अर्ली लिटरेसी, न्यूमरेसी, अगर बच्चे को जमा, गुणा, घटाओ ये सब चीजें नहीं आती तो वो आगे करिकुलम के साथ नहीं चल सकता।
तो इसीलिए इस पूरे एकेडमिक वर्ष में 15-16 का जो एकेडमिक वर्ष है, 16-17 का, इसमें पूरे प्रदेश में हर बच्चे को हर रोज 2 घंटे बेसिक चीजों पे उनको शिक्षा दी जा रही है प्रेरणा प्रोजेक्ट के तहत। और इसी तरह साइंस और मैथमेटिक्स में इम्प्रूव करने के लिए पूरे राज्य में प्रयास प्रोग्राम एक चलाया जा रहा है, जहां पे बच्चा एक्टिविटी बेस्ड और मॉडल बेस्ड लर्निंग से उसका ज्ञान वर्धन होता है। तो हमें इस बार पूरा उम्मीद है इस साल का हमारा जो असेसमेंट होगा अभी विंटर क्लोजिंग स्कूल का, ये लर्निंग लेवल काफी ऊपर जाएंगे, 10 से 15% ये लर्निंग उम्मीद है और ऐसा चाहते भी है सभी, शायद इसीलिए सरकार से भी इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। होलिस्टिकली हम कर रहे हैं। बिल्कुल। अजय शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, राज्य परियोजना जिस तरीके से अब हम बात कर रहे थे इस पर, अब आप प्रारंभिक शिक्षा के सहायक निदेशक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की खामियां नजर आती है अगर इस तरह का सर्वे होता है और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है या बच्चों के जो ज्ञान है उस पर सवाल उठ रहे हैं, कमियां कहां पर नजर आती हैं, कहां योजनाओं में कमी नजर आती है? देखिए, टीचर्स के पास जो पॉलिसी आती है, जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उन्हीं के आधार पर कार्य करना होता है। और जब कुछ रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं कि हमारा स्तर उतना अच्छा नहीं बताया जा रहा है, तो इसमें टीचर्स के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने कार्य को तन मन धन से करें और वो पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाएं। टीचर्स को बाहर भी गुरुजी के नाम से जानते हैं, गुरुजी कहते हैं। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हमें एक सच्चे गुरु के रूप में कार्य करके बच्चों की कमजोरियों को समझ के, उनकी अच्छाइयों को ऊपर उठा के, उनको मोटिवेट करके स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी आगे कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। और वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, जिन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला है, अध्यापक हैं। वीरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की बातों का ध्यान रखा गया, किस तरह की उपलब्धियां आपकी तरफ से रही जिसके बाद आपको ये पुरस्कार में, क्या अब जरूरत है उसी तरह का ध्यान रखने की जिसके बाद शिक्षा का स्तर में कम से कम ये सुधार हो जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो शिक्षण हमारी विधियां चल रही हैं क्लासरूम के अंदर, वो एक एवरेज स्टूडेंट को लेकर बनाई गई थी। जब हमारे डेली लाइफ में चेंजेस आए हैं बहुत सारे, तो मैं ये समझता हूं कि एजुकेशनल फील्ड में भी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी कुछ बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अगर आप दुनिया की कोई भी क्लास उठाकर देख लें, वहां पर नॉलेज कर्व या प्रोबेबिलिटी कर्व रहता है, यानी कि एक कक्षा में 3 तरह के बच्चे रहते हैं, एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। और जो हमारी शिक्षण विधियां हैं वो मैक्सिमम विधियां ऐसी हैं जो एवरेज स्टूडेंट को लेकर बनाई गई है। उसमें दोनों ही लेवल के बच्चे, अबव एवरेज और बिलो एवरेज का बच्चा उसमें पिछड़ जाता है, उनके लिए वो काम नहीं हो पाते। मैं एसपीडी साहब की बात को इसलिए यहाँ पर असिस्ट कर रहा हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए जिसके माध्यम से हर बच्चा अपने पेस से सीखता है, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का अपनी एक गति होती है। तो एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा ये है कि बच्चे की डिग्निटी को जब तक हमने नहीं समझा तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का बच्चा भी आता है जिसके परिवार से कोई पढ़ा लिखा नहीं है और पेरेंट्स अवेयर नहीं है। उस बच्चे को भी हमको डील करना होता है, इसलिए उसकी डिग्निटी को टीचर को समझना बहुत जरूरी है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस करना बहुत आवश्यक हो जाता है जब इस तरह के परिणाम हमारे पास हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, क्या एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये परिणाम मैं पॉजिटिव इसलिए मान रहा हूं कि हम सुधार की जरूरत है और उन पर विचार करने की अभी जरूरत है। बिल्कुल मैम, कमियां मैं मानता हूं, ये जो परिणाम आए हैं अगर हम इन्हें मानते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ कमियां हैं, लेकिन इसमें सुधार लाया जाना संभव है। और सुधार के लिए सीधी सी बात यह है कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाना होगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जिसपे हम पार नहीं पा सकते या इस गैप को हम ब्रिज नहीं कर सकते। तो मैं यही समझूंगा कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच और बच्चे की डिग्निटी को समझते हुए अगर हम एजुकेशनल मेथड्स अपने अप्लाई करें तो नो डाउट कि हम अचीव कर लेंगे।
बिल्कुल अचीव कर लेंगे और अचीव करना भी चाहिए। डॉक्टर शशि भूषण, एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि ये बात बार बार सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से गिनवाई जाती है कि किसी तरह की कमी नहीं है, या फिर जो उपलब्धियां हैं उनका बार बार बखान होता रहे, तो कैसे कमियों पर ध्यान जाएगा? कुछ कमियां तो जैसे कि आपने भी गिनवाई, कई स्कूल ऐसे जहाँ पर अध्यापक ही नहीं है, तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि बच्चे पढ़ेंगे वाकई, और जिस तरीके से बखान किया जा रहा है वो वाकई एक सच्ची तस्वीर प्रदेश की, प्रदेश के बच्चों की सामने आ पाएगी? देखिए शारदा, इस वाइटल इशू को समग्रता में लेना होगा, टोटलिटी में लेना होगा। जहां हम कहते हैं कि टीचर्स को अपना कंडक्ट ठीक करना होगा, वहीं हम ये भी कहते हैं कि टीचर्स कम भी हैं, कमरे नहीं हैं, छत नहीं है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी नहीं है, ये भी बड़ा मुद्दा है। और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं कि आप देखिए 5वीं 8वीं के एग्जाम बंद कर दिए गए थे, उससे दिक्कत आई है। अब तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनको रेगुलर बेसिस पे कराएंगे, वहां भी एक बार लग जाती है कि 5वीं में क्या रहा रिजल्ट, 8वीं में क्या रहा है, तो चिंता का विषय तो रहेगा ही। हम जो भी कहें, जो भी कमियां गिनाएं, लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो सर्वे असेसमेंट हुआ है ये बहुत ही चिंताजनक है। अगर 70% बच्चे किसी चीज में पिछड़ रहे हैं शुरू में ही, वो आगे जाके कितने कहां पहुंचेंगे, वो देश का भविष्य है। तो और एक और बात है, टीचर्स की जहां तक हम बात करते हैं, टीचर्स में कमियां होंगी, लेकिन जहां एक आप देखिए शारदा कि टीचर्स को क्या काम कराया जाता है, जनगणना, पशु गणना, कोई और सर्वे आ गया, कोई बीपीएल का सर्वे वो कर रहे हैं, बाकी थोड़ी जो बात बचती है वो फिर उनकी राजनीति शुरू हो जाती है। तो इन मुद्दों को भी हमको देखना पड़ेगा। और सरकार पॉपुलर डिसीजन लेती है कि यहाँ खोल दिया स्कूल, वहां खोल दिया स्कूल, वहां खोल दिया स्कूल, लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बजती हैं, लेकिन क्या उनमें टीचर्स हैं, क्या उनमें छत है, ये चीजें भी देखनी होंगी। हमको इस मुद्दे को टोटलिटी में देखना होगा, किसी एक दल की बात नहीं है। जहां तक राजनीति की बात गणेश जी कर रहे थे, मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति दोनों दलों के शासन के दौरान होती है, चाहे वो भाजपा का शासन हो या फिर कांग्रेस का। जी शायद बिल्कुल बिल्कुल राजनीति होती है। और एक और बात आपने दोहराई, जैसा कि वो बेहतरीन बात है कि सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए स्कूल खोल दिए जाए या वाहवाही लूटी जाए उससे काम तो नहीं चलेगा। कम से कम बच्चों की तरफ ये भी ध्यान देना होगा कि जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है उस पर विचार किया जाए। कम से कम नतीजे सामने आने के बाद तो इस पर अंधेरा नहीं डालना चाहिए और इसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे मेहता साहब, क्योंकि आपने गिनवाई प्रदेश के स्कूलों की, प्रदेश के बच्चों की उपलब्धियां। अच्छी बात है अगर बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन अब जिस तरीके से ये सर्वे हुआ और जिस तरीके से इसमें चिंताजनक रिजल्ट सामने आया है, क्या इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि कमियां कहां पर है? प्रदेश सरकार बेशक अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास कर रही हो, स्कूल खोल रही हो, लेकिन जहां पर कमियां उस पर विचार करना तो बनता है। बिल्कुल 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 ठीक बात कही आपने। ऐसे मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा, सरकार गंभीर है शिक्षा के क्षेत्र में और सरकार को इस क्षेत्र में पूरे देश में काफी पुरस्कार भी मिले हैं। एसएमसी हमने कमेटीज बनाई हैं हर स्कूलों में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी है। वो कमेटी, उसकी मीटिंग होती है, टीचर्स के साथ मीटिंग होती है और वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। बस ये सबका दायित्व बनता है शारदा, चाहे एसएमसी कमेटी है, चाहे लोकल प्रतिनिधि जो चुने हुए प्रतिनिधि है। अगर कहीं किसी जगह अध्यापक नहीं आते हैं तो वो जो दूसरे बड़े अधिकारी है उनको इस बात को बताए कि भी आपके अध्यापक जो स्कूल में नहीं आते या वहां पर काम ठीक नहीं चल रहा है। इस सबकी जिम्मेदारी बनती है एक समाज में रहकर। तो एसएमसी कमेटी में नई नियुक्तियां हुई है, जहां पर हमारे पास शिक्षक कम है तो उसके तहत भी नियुक्तियां की जा रही है पूरे प्रदेश में। और जो दो योजनाएं हमने पहले अभी घनश्याम जी ने बताई 2015 और 16 में शुरू हुई है, उसके परिणाम अभी आने शुरू हुए हैं। एनसीईआरटी का जो 5th क्लास का परिणाम हमारा आया है काफी बेहतर है। 6-7 राज्यों में हमने काफी आगे हम उस पे निकले हैं, हमारे बच्चे काफी आगे लर्निंग प्रोसेस इत्यादि में आगे निकले हैं। तो ये सारे प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और गणेश दत्त जी, आपने आरोप लगाया कि राजनीति जिस तरीके से शिक्षा महकमे में हो रही है वो सबसे बड़ी वजह है, चाहे शिक्षकों के तबादले की बात हो या स्कूलों में शिक्षक ना होने की समस्या हो। इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है उसमें आरोप ये भी है कि जब बीजेपी सत्ता में रही तो वहां पर भी इस तरह की राजनीति होती रही है। क्या इस बारे में विपक्ष में रहते हुए कोई समाधान, कोई आवाज उठाई गई जिसका आप ये कह सकते हैं कि सुनवाई नहीं हुई, हमारी तरफ से कोशिश पूरी हुई? हाँ, निश्चित तौर पर मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय हिमाचल प्रदेश में सारे देश में हिमाचल नंबर 2 पे एजुकेशन में था केरल के बाद।
आज कौन सी स्थिति बन गई है 5 साल बाद कि आज हम 76वें स्थान पर जाकर के चले गए हैं और बहुत ही निचले स्तर पर गए हैं। हमारा इसमें राजनीति करने का कोई मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर शिक्षा मिले। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये कपिल सिब्बल जी के टाइम में जो एक बच्चों का ग्रेडिंग सिस्टम आया, उसके कारण बच्चों में जो एक प्रतिस्पर्धा होती थी, पढ़ने की ललक होती थी, वो लगभग समाप्त हो गई। एक बच्चा जो 98% नंबर लाता है और एक बच्चा जो 35% नंबर लाता है, उनको इक्वल कर दिया गया है। ये जिस तरह से अभी शशिभूषण जी ने कहा कि 5वीं के और 8वीं के आपने एग्जाम ही खत्म कर दिए, जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो भी पास हो जाएगा और जो पढ़ता है वो भी पास हो जाएगा। ये कौन सी शिक्षा नीति है? और दूसरा ये है कि स्कूलों के अंदर अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है। वहां पर कोई ऐसी टास्क फोर्स बने जो प्रॉपरली सुबह अध्यापकों की हाजिरी और बच्चों का देखभाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक प्रकार से पढ़ाई हो रही कि नहीं है, और स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, वहां पर जो अध्यापक है उनको जो प्रॉपर सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये सारी चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है। और इस समय केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर स्कूलों में पूरी तरह से संसाधन जुटाने के लिए, हर स्कूलों में पूरा बजट प्रावधान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से पूरा बजट प्रदेशों को दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये वास्तविकता पर आधारित विषय है। जैसे आप लोगों ने सर्वे किया है, सर्वे में भी ये देखने को मिला है कि प्रदेश सरकार का जो शिक्षा का स्तर नीचे जाने का कारण क्या है, इसमें सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। और जो समाज में अन्य लोग हैं, अध्यापक गण हैं, उनको भी चिंता करने की आवश्यकता है कि जिस स्कूल में अध्यापक की परफॉर्मेंस इतनी नीचे चली गई है, उसको भी आंकलन करने की आवश्यकता है, उसको आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता है। और सरकार को भी उसका आंकलन करना चाहिए कि आखिर उनकी देखरेख में स्कूल का रिजल्ट और उसका सर्वे जो है, पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, वो इतना नीचे क्यों गया है, इसको चेक करने वाली एजेंसी कौन होगी। लेकिन यहाँ जैसे मैंने ये कहा कि अधिकतर लोग ट्रांसफरों में व्यस्त रहते हैं और यहाँ पर सरकार में कई दलाल हैं जो अध्यापकों के ट्रांसफरों में ही व्यस्त रहते हैं। और एक जगह उनकी ट्रांसफर होती है, जब वो ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो तब तक दूसरी जगह उनकी ट्रांसफर हो जाती है और साल भर वो नए से नए स्कूलों में जाते रहते हैं और उनको कहीं पर भी काम नहीं करने दिया जाता है। इसलिए कम से कम एक अध्यापक को 3 साल 5 साल एक जगह काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्या आप नाम लेना चाहेंगे किन पर आरोप लगा रहे हैं, किनकी वजह से शिक्षा का ये बंटाधार हो रहा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? गणेश दत्त जी। हाँ, निश्चित तौर पर मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की व्यवस्था की बात कर रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये आरोप लगा रहा हूं कि सारा राजनीतिकरण जो है प्रदेश की सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और अध्यापकों का उत्पीड़न राजनीतिक आधार पर किया जाता है और उनको एक जगह टिकने नहीं दिया जाता है। ये मेरा सीधा आरोप है। अगर आप इसका भी सर्वे करेंगे कि कौन से अध्यापक को कितने टाइम में जो है इंडिया टुडे में रहने दिया जाए गया है, वो भी आपको पता लग जाएगा। वास्तव में यहाँ एक अध्यापक को एक जगह टिकने ही नहीं दिया जाता है। अपने किसी व्यक्ति की एडजस्टमेंट करके दूसरे को दूर इलाके में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनकी फैमिली को डिस्टर्ब किया जाता है। कम से कम उनको समय तो एक जगह मिले कि वो अपना परफॉर्म करें और जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए सोचें। उनको तो केवल अपनी ट्रांसफर की चिंता और सामान ढो करके आगे और आगे से आगे स्टेशन की रहती है। इसलिए इस पर चिंता करने की आवश्यकता है और सरकार को इसमें निश्चित तौर पर एक तो ग्रेडिंग प्रणाली को समाप्त करके जो पहले वाली प्रणाली थी उसको लाना चाहिए ताकि बच्चों में पढ़ने की ललक भी बढ़े और प्रतिस्पर्धा भी। ग्रेडिंग प्रणाली जो है उसका किस तरीके से नुकसान हो रहा है या उसे किस तरीके से और उस पर विचार किया जा सकता है, उस पर और चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं कि देवभूमि में जिस तरीके से शिक्षा में अंधकार नजर आ रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है।
तमाम बातों पर चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि शिक्षा का जो बंटाधार हो रहा है उससे कैसे निपटा जाएगा और उस समस्या का समाधान कैसे होगा। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आयन मेहता जी आपके पास आए थे और आपसे जाना भी था। आपने बताया कि तमाम बातों पर विचार हो रहा है और अगर किसी तरह की कमी भी है उस पर भी विचार किया जाएगा। आपने बताया कि इस मुद्दे पर जो आने वाले वक्त में विचार करने की जरूरत है। जो राजनीति के आरोप लगातार लग रहे हैं उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से शिक्षकों को लगातार ट्रांसफर के फेर में उलझाने के आरोप लग रहे हैं उन पर क्या कहना है आपका? देखिए शारदा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जहां सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर है, इसमें सभी को जहां दायित्व, अध्यापक का भी पूरा दायित्व होगा, उनको भी सरकार की मदद करनी चाहिए, या चुने हुए प्रतिनिधि है उनको भी मदद करनी चाहिए, या वहां पर एसएमसी जो कमेटी हमारी बनी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी है, तो अगर कहीं इस तरह की शिकायत आती है कि शिक्षा का कहीं वहां पर ढंग से वहां पर शिक्षा पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्लासों में पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो वहां सबको ये हम मदद करनी चाहिए सरकार की। वहां अधिकारियों को भी इसके बारे में सूचित कर देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, तो इस क्षेत्र में सरकार हमेशा गंभीरता दिखाई है। मैंने बताया कि इंडिया टुडे ने अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल सरकार को सम्मानित किया है। तो इसीलिए आंकड़ों के आधार पर अगर आप पूरे देश में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश काफी आगे जो है शिक्षा क्षेत्र में बढ़ा है। बिल्कुल। गणेश दत्त जी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, घनश्याम चंद जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो ग्रेडिंग प्रणाली है उसकी वजह से बच्चों का शिक्षा का नुकसान हो रहा है और उनका जो रिजल्ट है वो खराब देखने को मिल रहा है, क्या इस बात को आप जिम्मेदार मानते हैं और क्या इस बात पर विचार किया जा सकता है कि अगर वाकई ये बात जिम्मेदार है तो इस पर विचार किया जाएगा? शारदा जी, देखिए, ये तो पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना है कि सीसी को समाप्त किया जाए, नहीं किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और काफ़ी सकारात्मक रिपोर्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटी ने भारत सरकार को दी है और मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक ये नो रिटेंशन की जो समस्या है इसमें कोई ना कोई हल जल्द निकलने वाला है। पर मुझे लगता है वो भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं एक और मुद्दे के तरफ आना चाह रहा था कि देखिए, अगर हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति को हम देखें, आज से 50 वर्ष पूर्व गिनतियों के स्कूल थे, 100 या 200 स्कूल थे, और आज दोनों सरकारों ने, मैं ये राजनीति में नहीं जाना चाहता, आज पूरे प्रदेश के भीतर लगभग 15,000 विद्यालय हैं, 100 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, IIM, IIT, एम्स, जितने भी नामी विश्वविद्यालय हैं वो हिमाचल प्रदेश के भीतर है। तो हिमाचल प्रदेश के भीतर शिक्षा का हब तो ऑलरेडी बन चुका है और पूरा जो एक्सेस जिसको हम कहते हैं ना, ये एक्सेस बच्चों को देना, एक किलोमीटर के अंदर हर बच्चे को स्कूल देना, वो और यूनिवर्सलाइजेशन, हम हर बच्चे को स्कूल में भेजने में सक्षम हुए हैं। तो 100% बच्चे एलिमेंट्री सेक्शन में आज हिमाचल में स्कूलों के भीतर है। ये बड़ा एक संतोष का विषय है और आज जरूरत इस बात की है कि अब स्कूलों के भीतर एक गुणात्मक शिक्षा हो और गुणात्मक शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। अगर मैं आज आपको कहूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, शिक्षा का ये जो इकोसिस्टम है इसमें हम सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी को ही दोषी नहीं मान सकते, इसमें समाज का भी योगदान है। तो एक तो जैसे यहाँ बात उठ रही थी कि कम्युनिटी का क्या सहयोग है, पेरेंट्स का क्या सहयोग है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और आज हमारे पास समाज में प्राइवेट क्षेत्र में ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जहां बच्चे सीसी के बावजूद भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे इकोसिस्टम को समझने की बात है और मैं अक्सर अपने शिक्षकों से यही अनुरोध करता हूं कि हमको क्लासरूम में एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो बच्चे की उसकी जरूरत के अनुरूप बनाना होगा और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश के भीतर लगभग 90% हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ICT लैब स्थापित है जिसमें हम बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और दूसरा, आज अभी पिछले ही 15 दिन पहले हमने एक नामी एकेडमी के साथ ये टाई अप किया है कि हम बच्चों को 9th से हायर ऑर्डर लर्निंग मटीरियल अलॉन्ग विद क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करा रहे हैं। और मुझे लगता है हिमाचल पूरे देश में ये पहला राज्य होगा जहां पे 9वीं से 10वीं अभियान और इस तरह की कोशिशें हो रही है। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा में जो बुरे हाल है वो सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि बच्चे
उन अक्षरों को नहीं पहचान पा रहे हैं जो मातृभाषा से हैं। अजय शर्मा जी, सहायक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा है आप, और आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रारंभिक शिक्षा में या बच्चों की प्राइमरी शिक्षा में ये हाल है तो कैसे सुधार की गुंजाइश करें? देखिए, जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर घनश्याम चंद जी ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और उसमें नो रिटेंशन, यानी बच्चों को लाजिमी तौर पे पास करने के बारे में कुछ फैसला हो जाएगा। मुझे सरकारी तौर पे भी और व्यक्तिगत तौर पे भी कई स्टेट्स में के टीचर से बात करने का मौका मिला, तो सभी को एक ही बात खटकती थी कि जब बच्चे को हम फेल ही नहीं कर सकते तो बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है, बच्चे के पेरेंट्स का ध्यान भी उतना पढ़ाई की तरफ नहीं रहता है कि बच्चे का साल खराब हो जाएगा। अगर जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और अभी डायरेक्टर साहब ने कहा है कि इसका कोई हल उसमें निकल जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप आगे को हो सकता है। और उसके बाद अगर हम इस एजुकेशन पॉलिसी को देखें या तब भी देखें, मैं मानता हूं कि टीचर्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बच्चों को ऊपर ले जाने के लिए। उसके साथ साथ जो हमारा समाज है, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी भी साझेदारी इस संबंध में होनी चाहिए, तभी हमारे छोटे बच्चे जिनका स्वभाव चंचल होता है वो पढ़ाई की तरफ एकाग्र हो गए आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। वीरेंद्र कुमार जी, आपके पास आएंगे। आपसे जानना चाह रहे हैं, कई जो बातें निकल कर आई है, एक अध्यापक होने के नाते आप उन बातें को कैसे देखते हैं? एक तो ये कि ग्रेडिंग प्रणाली इस तरह की है कि बच्चों को शायद बच्चों की पढ़ाई जो उसी से प्रभावित हो रही है। दूसरा भी जैसे कि आपने सुना कि बच्चों को जब फेल होने का डर ही नहीं होता तो शायद उनका पढ़ाई में या उनके परिवार वालों का पढ़ाई में उतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता। एक सवाल ये भी जो आपने भी दोहराया कि जो बच्चे स्कूल में होते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग परिवारों से आते हैं, तो उन्हें उन्हीं के हिसाब से समझने की भी जरूरत होती है। तमाम चुनौतियां हैं, तमाम परेशानियां हैं। कैसे एक अध्यापक इन सभी बातों से डील कर सकता है? देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइमरी लेवल के बच्चे को कि उसकी परीक्षा हो रही है, वो पास हो रहा है, फेल हो रहा है। वो तो स्कूल में सीखने के लिए आता है, लेकिन हमें देखना ये है। देखिए, पहली बात तो एक मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक मुझे नहीं लगता कि पढ़ने वाले को किसी ने ये पूछा होगा तू पढ़ना किस तरीके से चाहता है। ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि तुझे ऐसे पढ़ना है। घर में अगर पेरेंट्स है तो वो अपनी मंशाएं पूर्ण करना चाहते हैं एक बच्चे से, क्योंकि वो एक कहावत है कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो अपने बच्चों को मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूं और मैं उसके ऊपर थोप देता हूं कि तुझे पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। अगर मेरा बच्चा 94% मार्क्स लेता है और पड़ोसी का बच्चा 96 लेता है तो मुझे उसके 94 अचीव करने पर खुशी नहीं है, बल्कि इस बात का दुख है कि उसका 96 क्यों आया पड़ोसी। और फिर मैं बच्चे को उस तरीके से ट्रीट करता हूं, सुबह से शाम तक उस बच्चे को ना घर पे, ना स्कूल में, ना सोसाइटी में कोई एक ऐसा इंसान मिलता है कि कोई उसके सिर पे हाथ रख के ये बोले कि बेटा तू पढ़ना किस तरीके से चाहता है, तू करना क्या चाहता है। उसको हमने फ्रीडम ही नहीं दिया। और उसके बाद हम ये इस चीज पर आज इतनी बड़ी हम मंथन कर रहे हैं कि बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है। वो कैसे परफॉर्म करेगा? वो पता नहीं कैसी क्या कैफियत होती होगी उसके साथ, क्या उसके ऊपर बीती होगी, जो सुबह से शाम तक, आंख खुलने से आंख लगने तक सिर्फ निर्देशों का पालन कर रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा शारदा जी के बच्चे को फ्रीडम दी जाए, टीचर को फ्रीडम दी जाए, और इस फ्रीडम में वो बहुत अच्छा काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने इसी 17 सालों का अपना एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मैंने ये देखा है कि बच्चे को समझने की जरूरत है। बच्चा अगर हमने समझ लिया, हम बच्चे को समझ गए कि वो करना क्या चाहता है, उसके साथ हमारा रिलेशन, कभी ये कहा जाता था कि टीचर और टॉट के बीच में एक गैप होना चाहिए। नो, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि टीचर टॉट के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप हो, एक भाई बहन का हो, बड़े भाई का हो, दोस्त का हो। जब तक बच्चा आपके साथ खुल के बात नहीं कर सकता, हम उसकी समस्या समझ नहीं सकते। और पढ़ाना उसके बाद की बात है। सेकंड ये कि दिस इज नॉट द बाइपोलर प्रोसेस नाउ, दिस इज ट्राइपोलर प्रोसेस। इसमें टीचर, टॉट और कम्युनिटी को, तीनों को एक साथ होकर चलना होगा। अगर एक भी धुरी या एक भी पोल हमारा काम करने से चूक गया तो परिणाम वांछित नहीं हो सकते।
बिल्कुल वीरेंद्र कुमार जी, काफी अच्छे पहलू आपने गिनवाए और एक अध्यापक होने के नाते जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए था वो शायद आपने गिनवाए कि इन पर जरूर फोकस करने की या विचार करने की जरूरत है। और आज हमारा सवाल यही है कि अगर सर्वे में इस तरह की चिंता की बात सामने आती है जहां बच्चों के इस तरह से हालत खराब है, या यूं कहें कि 70% से ज्यादा बच्चे अगर सी ग्रेड में आते हैं, तो कहां पर कमी है, इस पर विचार होना चाहिए। और कमियां तमाम पहलुओं से गिनवाई जा रही है हमारे पैनल की ओर से, और ये बात भी गिनवाई, जैसा कि डॉक्टर शशि भूषण जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब बात इस बात पर विचार हो रहा है कि जो शिक्षा का जो सिस्टम है शायद उस पर विचार करने के लिए बार बार बहस होती है, लेकिन उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अब अध्यापक जी हमें बता रहे हैं कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें नहीं होती, उन्हें सिर्फ निर्देश मिलते हैं और उसके हिसाब से जबरदस्ती पढ़ाई या जो सिस्टम है वो थोपा जाता है, और शायद उसी का ये नतीजा सामने आया है। देखिए शारदा, वीरेंद्र कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा। टीचर, टॉट एंड कम्युनिटी, तीनों की अपनी अपनी भूमिका है। जब तीनों की भूमिका इकट्ठे होकर चलेगी तो बिल्कुल सही है कि हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य बनेगा। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। इन सभी मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है। जैसे कहा कि 5वीं 8वीं के एग्जाम हो जाने चाहिए, और वीरेंद्र कुमार जी ने कहा कि बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात कही है। उसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि सरकार पॉपुलर डिसीजन लेने की बजाय कुछ ऐसे फैसले करे कि सही में बच्चे पढ़ सकें, काबिल बन सकें, वो जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकें। और टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगी, हमने ही एक ऐसा ऑपरेशन किया था, उसमें यह आया कि टीचर को यह नहीं पता कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है, देश का HRD मिनिस्टर कौन है। तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। किन लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं ये भी देखना पड़ता है, देखना होगा कि क्या हम राजनीति के आधार पर सिलेक्ट तो नहीं कर लेते, किन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा मसला, जैसे मैंने पहले भी कहा, टोटलिटी में देखना पड़ेगा। और जिस तरह से कुछ चेंजेस लाने की बात की जा रही है उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर स्टाफ है, क्या पेरेंट्स सीरियस हैं। बहुत अच्छा कहा कि 96 और 94% वाली बात कही, और बिल्कुल सही है। हम बच्चों पे दबाव भी नहीं डाल सकते, लेकिन ये भी नहीं सोच सकते कि भी इस तरह के रिजल्ट आएंगे कि 70% बच्चों को वर्णमाला ही पता नहीं है या उनको घटाव जमा नहीं आता है। तो इस विषय को भी गंभीरता से देखना होगा, आंकना होगा। जी शारदा। बिल्कुल गणेश दत्त जी, आप ये जानना चाहेंगे, आपने जैसा कि कई कमियां गिनवाई हैं, कई ऐसी बातें हैं जिन पर शायद सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, और आपने उनको दोहराया भी है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो नुकसानदायक है। अब जो ये नतीजा सामने आया है, हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है सर्वे की, इसके आधार पर हम उम्मीद करें कि प्रदेश सरकार कुछ करेगी, लेकिन ये जानना चाहेंगे विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर क्या किया जाएगा। क्या इस बारे में विचार किया गया है या कोई रणनीति बनाई गई है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, उसमें विपक्ष भी अपनी ये भूमिका निभाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा, लेकिन विपक्ष की आवाज कोई सुनेगा तभी है ना। हम लोग तो सुझाव देते रहते हैं, समय समय पर विधानसभा पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन जो शिक्षा का स्तर, जैसे मैंने कुछ विषय गिनाए, राजनीतिक आधार हो सकता है, अध्यापकों की कमी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है। एक और जो नया विषय आया है, कई स्थानों पर जहां अध्यापक नहीं है वहां पर SMC के माध्यम से लोकल स्तर पर कुछ पॉलिटिकल आधारित कुछ लड़कों को भर्ती कर दिया जाता है, चाहे उनकी योग्यता भी नहीं होती है, लेकिन उनको भर्ती कर दिया जाता है क्योंकि सरकार के प्रेशर के आगे। अगर आप इस सर्वे का सारा दोबारा से आंकलन करेंगे तो निश्चित तौर पर जहां इस प्रकार की अवैध भर्तियां हुई हैं या पॉलिटिकल आधार पर भर्तियां हुई हैं, वहां पर शिक्षा का स्तर नीचे गिरा होगा। तो शिक्षकों की भर्ती में एक ट्रांसपेरेंट एक नियम सरकार को बनाना होगा। अध्यापक की योग्यता सबसे पहले चाहिए, उसके बाद वो पढ़ाई करने जाएं। कई जगह जो SMC के माध्यम से मेहता साहब आपके पास आ जाते हैं, उनको शायद 5वीं 8वीं का सिलेबस भी वो उसका उत्तर नहीं दे सकते। बिल्कुल, जो आपको भी, आपकी सरकार को भी फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? निराधार जी, बिल्कुल निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। SMC के तहत जितनी भी नियुक्तियां हुई है सभी मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हुई है, नहीं तो माननीय हाई कोर्ट में और न्यायालयों में उसको अगेंस्ट उसके लोग आए हैं और वहां पर उसको उन्होंने खारिज किया गया है। या इस तरह की कोई भी नियुक्तियां जो है राजनीति के आधार पर नहीं हुई है, मेरिट के आधार पर नियुक्तियां सारी हुई है। शिक्षक का रोल मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यापक का रोल, लेकिन
हम सबको जो है वहां पर एसएमसी कमेटी है। लेकिन मेहता साहब, आपने डॉक्टर शशि भूषण को सुना, जैसा कि अध्यापकों को ये नहीं पता कि राज्यपाल कौन है, एचआरडी मिनिस्टर कौन है, तो क्या इस तरह के मामलों में बीच बीच में कोई कार्रवाई किए जाने की जरूरत सरकार नहीं समझती कि कुछ वक्त बाद जरूर इस तरह का सर्वे हो, इस तरह की जानकारी ली जाए, इसमें सुधार किया जाए? शारदा जी, अगर इस तरह की बात सरकार के समक्ष आई है, विभाग के समक्ष आई है, सरकार ने जरूर उस शिकायत पर अपना निर्णय लिया है, फैसला लिया है। बल्कि पिछले सिरमौर जिले में वहां पर कुछ ऐसी बातें आई थी कि वहां पर कोई शिक्षक क्लासरूम में नहीं जाते थे, फ्लाइंग स्क्वाड वहां पर गई और उन शिक्षक के उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। तो इस तरह की कार्रवाई सरकार हमेशा जो है, या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपने लेवल पे या बड़े अधिकारी के उनके सामने जब इस तरह की शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाती है। राजनीति से ऊपर उठ करके कोई कदम उठाए जिसका हम सहयोग करेंगे और शिक्षा के स्तर को अच्छा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वक्त किसी को भी अपना सहयोग देने के लिए तैयार है। वहां पर नहीं दिया जाता है जिस पर हम अमल किया। लेकिन अब आप सुन पा रहे गणेश दत्त जी को कि राजनीति से ऊपर उठ के इस मामले में विचार किया जाए, विपक्ष इस मामले में सहयोग के लिए भी तैयार है। आपसे आखिरी सवाल ये है कि असेसमेंट सर्वे रिपोर्ट से क्या अब सरकार कोई सबक लेगी? क्या इस बात पर विचार होगा कि इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सरकार की तरफ से वाकई कार्रवाई? सरकार गंभीर बिल्कुल सरकार इस रिपोर्ट को पूरी गंभीरता से लेगी। हमने जो नई 2 स्कीमें चलाई है, प्रेरणा और प्रयास जो स्कीमें चलाई है, पहली कक्षा से 5वीं तक की कक्षा के लिए, उसके परिणाम आगे आने आप देखिए, उसके अच्छे परिणाम आएंगे। 6ठी और 8वीं कक्षा के लिए साइंस और मैथ्स के लिए हमने जो परियोजना दूसरी चलाई है, उसके भी अच्छे परिणाम आगे आने जरूर आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और आप आज देखिए, जो भी गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं, पीएमटी में बच्चा निकल रहा है, आईआईटी में बच्चा निकल रहा है, या आईपीएस आईएएस बच्चे लग रहे हैं, तो सारे वो गवर्नमेंट स्कूल से निकले बच्चे हैं। लेकिन पेरेंट्स की भी एक जिम्मेवारी बनेगी कि उन पर कोई सब्जेक्ट थोपा ना जाए, जो उनका बच्चे का इंटरेस्ट है उसको पढ़ने दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अध्यापक लोग भी इससे जरूर सहमत होंगे और आने वाले समय में सब मिलकर जो है शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को और अग्रणी बनाने का प्रयास करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बिल्कुल। अजय शर्मा जी, कुछ पहलू आपने भी गिनवाए। आप ये बता रहे थे कि किस तरीके से तमाम पहलुओं पर काम करने की जरूरत है, और सबसे गंभीर मसला यही है कि जब इस तरह के मुद्दे पर राजनीति घुसती है तो वहां पर शायद हालात खराब होते हैं। अगर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं हो तो दोनों ही जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय किस तरह का सहयोग कर सकती है और किस तरह की मदद खुद शिक्षा महकमे के लिए इस मामले में हो सकती है? देखिए, ये जो हमारी डिस्कशन है ये मूलतः 8वीं क्लास के बच्चों तक की है, और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि 1ली से 5वीं तक का जो बच्चा है उसको हम ये नहीं बोलते हैं कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप आईएएस बनो। उस बच्चे को एक गाइडेड इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है और वो हमको उस टाइम तक वो देनी चाहिए। और जब बच्चा 9th 10th में या 11th 12th में चला जाता है, तब वो बच्चे के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसका क्या प्रयोजन है, वो क्या बनना चाहता है। लेकिन मैं बार बार एक टीचर होने के नाते, जिसका लगभग 30 सालों का अनुभव है, कि टीचर्स के ऊपर समाज की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें उसको निभाना चाहिए। और एक मैं छोटा सा, क्या कई बार ऐसी बातें होती हैं कि मैं माल रोड की तरफ जा रहा होता हूँ और कोई बच्चा आगे आता है, वो पाँव को छूता है, तो मुझे वो एक कुटोचता है मेरे मन को कि क्या टीचर्स को जो ये सम्मान दे रही है, बच्चे सम्मान दे रहे हैं कि वो तो उसमें युवा हो चुके होते हैं, समाज दे रहा है, और हमें टीचर्स को वही इस प्रोफेशन में आए जो पूरी तरह से न्याय कर सके, और ऐसे कोई टाइम पास या कोई दूसरा प्रोफेशन हमें ये अपनाना ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। और इससे देखें कि बहुत फर्क पड़ेगा और हमारा देश, हमारा प्रदेश विश्व में आगे उभरेगा। बिल्कुल डॉक्टर शशि भूषण जी, तमाम पहलुओं को हमने सुना और हमारे पैनल में मौजूद जो लोग हैं उन्होंने अपने सुझाव भी दिए और ये भी बताया कि क्या वजह हो सकती है इस रिपोर्ट की, इस रिजल्ट की जिम्मेदार। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, अब इस मामले में कौन सी ऐसी बात है जिस पर सबसे पहले विचार हो जाना चाहिए और शायद इस तरह की रिपोर्ट प्रदेश में दोबारा देखने को ना मिले और बच्चों का भविष्य जो अंधकार में नजर आ रहा है वो शायद उजाले की तरफ जा पाए? बस शारदा, सिर्फ इतनी बात है कि चीजें लफाजी नहीं हो, प्रैक्टिकल हो।
जमीनी सच्चाई के साथ जुड़ी हूं और देश के भविष्य के बेहतरी के लिए हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, नहीं तो ये चीजें ऐसी रह जाएंगी और स्तर बच्चों की शिक्षा का गिरता रहेगा और अंततः देश को नुकसान होगा। इस तरह की चीजें जैसे आई हैं, रिपोर्ट ऐसी देखना पड़ेगा, सरकार को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए। और मैं तो ये कहता हूं शारदा, अंत में कि जाना चाहिए कि कितने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सवाल ये है, उनके बच्चे तो बहुत से बच्चे तो उनके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा क्यों है? इस पर भी देखना। बिल्कुल डॉक्टर शशि भूषण, ये बेहतरीन मुद्दा आपने उठाया और इस पर ईटीवी बार बार सवाल भी उठाता रहा है और इस पर विचार भी करते रहे हैं। जाहिर है, उम्मीद है कि अब इस बात पर विचार होगा और कोई समाधान भी होगा। सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। वाकई अब इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि सर्वे की रिपोर्ट तो अब सामने आ चुकी है, सच्चाई अब सामने है, इससे मुंह मोड़ने से कुछ नहीं होगा। इस पर विचार करना होगा, जो कमियां हैं उन्हें सुधारना होगा और उसके बाद शायद हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुधरने को देखने को मिलेगा। इसी के साथ बिग बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए टीवी के साथ। नमस्कार।